नमस्कार विद्यार्थियों, आप सबका इस कक्षा में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अभी लगभग 50 विद्यार्थी आए हैं और भी जो आपके साथी हैं उनको बोलिए जल्दी इस कक्षा में आ जाइए, हम पढ़ना शुरू करते हैं। ये कक्षा 7 बजे शुरू होनी है, 5 पर हुई है। अब एक बात ध्यान रखिएगा, कक्षा शेड्यूल है ये 6:58 पर हो जाएगी। 2 मिनट आपको इंतजार करना होगा, 7 बजे कक्षा शुरू हो जाएगी। अभी मैं शेड्यूल नहीं कर पा रहा था। ठीक है, आप सब आ गए। चलिए हम शुरू करते हैं कक्षा को। आज हमारा विषय शुरू होता है अध्ययन की दिशा में। हमारा पहला कदम है। कल तो जो कक्षा थी वो पाठ्यक्रम को लेकर थी कि हम क्या क्या पढ़ना होगा, किस क्रम में पढ़ना होगा और कितना किस विषय को समय देना होगा। उस तरह से हमने उस कक्षा पर विचार किया था। अभी किस परीक्षा में कितने प्रश्न आए ये भी आपको उपलब्ध कराया जाएगा और ये मैं आपको पीडीएफ में करा दूंगा। इसके लिए हम कक्षा में समय खराब नहीं करेंगे कि 2016 वाली जो भर्ती है, 2021 में जो तीनों पेपर हुए हैं, किस टॉपिक से कितने प्रश्न आए थे, 2010 वाली में कितने आए थे, इन सबको मिलाकर के एक फॉर्मेट आपके पास पहुंच जाएगा। कल तक पहुंचेगा, वो आज नहीं पहुंचेगा। मुझे लगा था कि कल मैं उसको बता देता हूं, पर समय बहुत ज्यादा हो रहा था उसमें। आज हमारा जो पहला विषय है, हम हिंदी जो व्याकरण है, व्याकरण किन किन पर टिकी हुई है उनको पढ़ेंगे हम। तो मेरा कहने का मतलब है विषय हमारा होगा वर्णमाला। वर्णमाला पूरी नहीं पढ़नी है, हमें किन किन चीजों की जानकारी रखनी है, हमें उन्हीं को पढ़ना है। तो लिखिएगा, वर्ण एवं वर्णमाला, यह हमारा विषय है। वर्ण एवं वर्णमाला। हमें यहां से शुरू करना होगा, ध्वनि से। बहुत सारे विद्यार्थियों को लग रहा है कि सबसे मतलब हमें शून्य से पढ़ाना शुरू करिए, जीरो से पढ़ाना शुरू करिए। ये विद्यार्थियों का कहना होता है, ये शून्य है। इससे कम हिंदी में कुछ भाषा में कुछ भी नहीं है। कोई भाषा हो, यदि आपने ध्वनि से पढ़ना शुरू कर लिया, ठीक है, तो मानकर चलिए आप शून्य से पढ़ रहे हो। अब आपकी नींव है वो मजबूत करनी होगी। यदि कोई विद्यार्थी पहली बार हिंदी पढ़ रहा है इस कक्षा में, तो मानकर चलिए कि आपने जो कुछ पढ़ा है, ठीक है, बहुत कुछ इधर का उधर आपने पढ़ रखा है। अब उसको एक बार व्यवस्थित करना होगा, उस तरीके से लेकर जाना होगा। ध्वनि, देखिए ध्वनि क्या होती है, जिसे हम मुख से बोलते हैं, हम मुख से बोलते हैं, उसे ध्वनि कहते हैं, उसे ध्वनि कहते हैं। देखिए यहाँ पर एक विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। जैसे ध्वनि कहते हैं, ध्वनि पर मैंने यहाँ पर बल दिया है और इसके दोनों तरफ इखरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया है, जिसको हम ऊपरी विराम चिन्ह भी कहते हैं। इसका हमने प्रयोग किया है इस पर। यह एक काम होता है कि आप कोई परिभाषा लिखते हो और इस शब्द पर बल देना हो, तो उस पर हम क्या करते हैं, उसके ऊपर की ओर हम जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसको ऊपरी विराम चिन्ह कहते हैं, उद्धरण चिन्ह कहते हैं। इसका प्रयोग किया जाता है। तो जैसे कोई परिभाषा आती है और जिसकी परिभाषा होती है जो कहते हैं वहां आता है, ठीक है, वहां पर ये विराम चिन्ह का हमेशा प्रयोग करना। ये आरएस में भी यदि आप बैठ रहे हो परीक्षा देने के लिए, तो आपके लिए काफी उपयोगी होगा। ये ध्यान खींचता है कि हाँ भाई विद्यार्थी को इनकी जानकारी है। तो जिसे हम मुख से बोलते हैं उसे ध्वनि कहते हैं। देखिए, अच्छा एक बात और है,
अब यहां पर जो विराम चिन्ह आता है, अभी तो देखिए यदि मैंने केवल यहीं पर खत्म करता हूं जिसे कहते हैं, तो हम यहां पर पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। पर अभी हम यह करेंगे ध्वनि है क्या। तो आगे मुझे यदि जैसे लिखना हो तो जैसे से के ठीक पहले अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। देखिए यह अल्प विराम है, यह अर्ध विराम है, यह अपूर्ण विराम है और यह पूर्ण विराम है। इन चारों को जो आपने डायरी का पहला पेज खाली छोड़ा था वहां जाकर लिखिएगा इन चारों को। वहां कुछ चीजें मुझे शुरुआत में आपको लिखानी होगी, ये कुछ चीजें हैं, लिखिएगा। अब कुछ विद्यार्थी ये लिख सकता है कि सर हमें तो पहले विराम चिन्ह ही पढ़ा दो जब इतने उपयोगी है। तो नहीं, विराम चिन्ह पहले पढ़ाएंगे तो आप भाग जाओगे, हिंदी से आपका मन उठ जाएगा। समझ गए आप? क्योंकि आपको भाषा के बारे में जानकारी नहीं तो विराम चिन्ह कैसे पढ़ाएं आपको सबसे पहले। जबकि होता तो ये है कि मुझे मेरा मन करता है कि मैं विराम चिन्ह को पहले पढ़ा दूं, पर ऐसा करने से विषय इतना नीरस बन जाएगा कि विद्यार्थी को या तो नींद आएगी वो कक्षा छोड़ के चला जाएगा, ये स्थिति हो जाएगी। तो यहाँ पर हम आते हैं, ये जो चिन्ह है इसको हम कहते हैं अल्प विराम। आप लिख दीजिएगा ऊपर अल्प विराम। मैं इसको अगले पेज पर लिख देता हूं ताकि आपके पास भी सुरक्षित रहेगा। यानी जैसे आप कोमा कहते हैं ये अल्प विराम है। अभी अधीनस्थ बोर्ड ने इसका प्रश्न किया था, शायद आपको पता होना चाहिए, आरपीसी ने भी किया था। ठीक है, अल्प विराम जिसे आप क्या बोलते हो, कोमा कहते हैं सामान्यतः, यही है। इसके बाद में ऊपर बिंदी नीचे कोमा आता है, इसको हम हिंदी में अर्ध विराम कहते हैं, अर्ध विराम कहते हैं। देखिए दोनों तरफ ऊपर नीचे जो बिंदी होती है इसको हम कहते हैं अपूर्ण विराम, तो हम अपूर्ण विराम कहते हैं। ये होता है, अच्छा ये होता है पूर्ण विराम, ये तो सबको ही पता है, इसको हम पूर्ण विराम कहते हैं। और इसके बाद में एक और है। देखिए यह जो चिन्ह है यह है योजक चिन्ह, यह योजक चिन्ह कहते हैं। योजक चिन्ह विराम आता पर लिखते हैं इसको हम चिन्ह के नाम से। चिन्ह ऐसे लिखते हैं, हमेशा ध्यान रखना, ची ह आएगा और न आएगा, ये ध्यान रखना, ऐसा कोई चिन्ह नहीं है, इसको चिन्ह बोलते हैं, ये गलत है। और यदि आप इसको इस तरह से भी लिखते हैं तो ये भी क्या है, गलत है। ये तो परंपरा संस्कृत वाला रूप है जो हिंदी ने क्या कर दिया, अमान्य कर दिया। लिखने का तरीका चिन्ह, इसको चिन्ह बोलते हैं। ची ह मा प्राण है, यही मैं आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ। ह मा प्राण ध्वनि कैसे आएगी, फिर आएगा ना, इसको क्या बोलते हैं, चिन्ह। चिन्ह नहीं बोलते हैं, चिन्ह कहते हैं इसको। ये देखिए योजक चिन्ह है, ये छोटा है, इसी का यदि आप दुगुना कर देते हैं, यदि आप इसी का दुगुना कर देते हैं ये वाला चिन्ह, तो बन जाता है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह बनता है ये, इसको हम कहते हैं निर्देशक चिन्ह। और निर्देशक चिन्ह और अपूर्ण विराम को यदि आप मिला देते हो, सुनिएगा, जैसे ये अपूर्ण विराम है, ये रहा अपूर्ण विराम, और ये निर्देशक है, ये निर्देशक, ये मिला देते हो और जो चिन्ह बनता है उस चिन्ह को हम क्या कहते हैं, विवरण चिन्ह कहते हैं। इनको हम विवरण चिन्ह कहते हैं, ये याद रखना है। ये दो चार चिन्ह ऐसे हैं जो आपको याद रखने होंगे, इनके अतिरिक्त कोई चिन्ह आएगा तो वह आपको अपने आप याद भी हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। समस्या इन चिन्ह में आती है और इन चिन्ह की बहुत ज्यादा उपयोगिता है, हम आगे पढ़ेंगे, जहां भाषा आएगी वहां पर इनकी बहुत ज्यादा उपयोगिता है, उनको ठीक से पढ़ना होगा। इन चिन्ह को लिखिए आप। कुछ विद्यार्थियों की समस्या है कि में कक्षा की जो क्वालिटी है वो कम कर दी जाए। देखिए 180 240 वाला ऑप्शन है वो हमारे पास उपलब्ध नहीं है, मैं कोशिश करता हूं कि उसको करवा दिया जाए। ठीक है, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और कक्षा जो चल रही है अभी मैं सीधी सीधी ऐप के थ्रू ले रहा हूँ। ठीक है, आगे जो कक्षा होगी, अगली कक्षाएं 1 या 2 कक्षा के बाद में वो आपकी अलग तरीके की कक्षा हो जाएगी। ये जो समस्या आ रही है जैसे मैं घूम रहा हूँ कर रहे हैं, ये आपके लिए समस्या खत्म हो जाएगी, उसमें थोड़ा समाधान का काम चल रहा है इसमें।
लिखा है नहीं, मैंने अभी शुरू नहीं किया, अभी इतना ही शुरू किया कि इनको आप एक बार लिख लीजिए, आप, ये जरूरी चीज है। किसी में कंफ्यूजन नहीं होना है। इनकी उपयोगिता बहुत ज्यादा होगी आगे, और मैं इनको सबको हल करा दूंगा, निश्चित रहिए आप। ये कॉमा है, ऊपर बिंदी, नीचे कॉमा है, दो बिंदी है, पूर्ण विराम है, ये छोटा चिन्ह है, निर्देशक चिन्ह नहीं, योजक चिन्ह, निर्देशक। अब सुनना, कंफ्यूज नहीं होना है। जब दो पदों के मध्य प्रयोग करना हो, इसका प्रयोग कब होता है? जैसे मान लीजिए आपको माता पिता लिखना हो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर देखिए, अभी मैंने काटा था, वापस लिख रहा हूं। यहाँ पर पूर्ण और विराम के बीच मुझे चिन्ह लगाना हो तो ये जो चिन्ह आता है, ये वाला, और यहाँ पर लगाना तो ये चिन्ह आएगा, यहाँ भी लगाऊंगा ये चिन्ह आएगा, यहाँ भी लगाऊंगा ये चिन्ह आएगा। मैं एक बार वापस लिख देता हूँ ताकि आपको रहेगा कि इन दोनों में अंतर क्या है और दूसरे का अंतर क्या होगा। जैसे ये अल्प विराम है, अब मान लीजिए मुझे अल्प और विराम को अलग दिखाना हो तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, और बीच में जो चिन्ह आया ये कौन सा है? योजक चिन्ह है। ये कौन सा है? योजक चिन्ह है। और ये जो चिन्ह आ रखा है इसको हम कहते हैं अर्ध विराम। तो यहां पर इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो, अर्ध विराम, ठीक है। पर इन दोनों के बीच चिन्ह लगाने की आवश्यकता है ही नहीं, क्यों कि अल्प और अर्ध है, ये एक हिंदी अवयव उपसर्ग की भांति कार्य करता है, आपको नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, तो भी चलता है, पर यहां पर लगाते हैं। तो यहां जो चिन्ह आ रखा है ये योजक चिन्ह है। ये कौन सा है? योजक चिन्ह है। निर्देशक चिन्ह कहां आता है? यहां आता है, जैसे हमने लिखा ये, जैसे कि ठीक बाद, यहां पर क्या है? निर्देश चिन्ह हुआ, अभी निर्देश कर रहा है, यहां पूर्ण विराम नहीं आ सकता। कब? जब आप उदाहरण आगे लिखना चाहते हो, तो जब आप उदाहरणों को आगे लिखोगे तो फिर पूर्ण विराम कैसे लगाओगे, क्योंकि आपने लिखा है कि जिसे मुख से बोलते हो उसे क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। फिर लिखते हो जैसे, इसका मतलब है आपका विचार पूरा नहीं हुआ। जब तक विचार पूरा नहीं हुआ, नहीं नहीं होता है, तब तक पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं करते। पूर्ण विराम कब आता है? एक विचार की पूर्णता पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है, और यहाँ पर विचार पूर्ण नहीं हुआ है, ठीक है। तो इन्हें आपको एक बार लिख लीजिए। विवरण चिन्ह कब आता है? विवरण चिन्ह आप ऐसे कर सकते हो, जैसे देखिए यह ऊपरी नहीं, सुनिए, जिसे हम अपूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया, देखिए ये अपूर्ण विराम चिन्ह है, या तो अपूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करिए या फिर विवरण का प्रयोग करिए, दोनों में से जिस जो मर्जी है उसका प्रयोग करिए। कहां? जब आपको विषय लिखना हो, ठीक है, विषय का नाम लिखना हो, जैसे मैंने लिखा एक आप ध्वनि, और आपने यहां पर चिन्ह का प्रयोग किया, आपको यह लिखना होगा। अब एक बात और है, यदि आप ऐसे वाले विद्यार्थी है, 5 10 20 विद्यार्थी बोला कि सर हम ऐसा ही पढ़ रहे हैं, पर साथ में आरएस के लिए भी हमारी हिंदी कवर हो जाए उसके लिए पढ़ रहे हैं, मेरी कक्षा ये पूरी ऐसा ही के लिए है, पर कोई विद्यार्थी साथ में चल रहा है और आपके लिए कोई जानकारी हो, तो एक बात ध्यान रखना, जब आप विराम चिन्ह का प्रयोग कर लेते हैं, सुनिएगा, एक की जगह पर दो विराम चिन्ह कभी साथ नहीं आते हैं। कैसे? जैसे आपने इस चिन्ह का प्रयोग कर लिया, ये कर लिया आपने, अब आप क्या नहीं करोगे? रेखांकित चिन्ह का प्रयोग नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि अशुद्धि हो गई। कैसे हुई? एक ही जगह पर दो विराम चिन्ह का प्रयोग कर लिया आपने, और हम जानते हैं, ठीक है, समान, देखिए, समान प्रयोग में किन्हीं दो का प्रयोग एक साथ हो तो वाक्य भी अशुद्ध होता है और शब्द क्या होता है? अशुद्ध होता है। ये आपने सप्तशुद्धि और वाक्य शुद्धि में पढ़ा होगा, नहीं तो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो कभी दो का एक साथ प्रयोग मत करना। एक बात यहां पर और ध्यान रखना, जैसे मैंने यहां पर ध्वनि के नीचे क्या किया है? रेखांकित किया है। अब यदि आपको रंग बदलना हो, जिसे हम बोलते हैं गहरे अक्षरों में लिखे लिखे वर्ण, गहरे अक्षरों में शब्द, ऐसे पढ़ते हैं आप, या फिर भिन्न रंग में लिखा शब्द, यदि आपने यहां पर रंग बदल दिया, सुनिएगा, यदि आपने यहां पर रंग बदल दिया, जैसे मान ली ध्वनि है और इसको मैंने ऐसे लिख दिया, ये, अब इसको मैं रेखांकित नहीं कर सकता, ये भी ध्यान रखना आप। तो भी क्या होता है? गलत होता है, क्योंकि गहरे अक्षरों में लिखा शब्द भी क्या आपने इसको भिन्न बताया है। रेखांकित का मतलब है उसको हाईलाइट करना, भिन्न बताना, ठीक है। तो आपको अति नहीं करनी है, ये रेखांकित करने का मतलब ये अति हो जाती है, आपको चीजें व्यवस्थित रूप में पता नहीं होती है, ये भी आपको नहीं करना है। तो जो इसको रंग बदल कर लिख रहे हैं वो रेखांकित न करें इसे, और कभी इसे रेखांकित न करें। यह है हमारी कक्षा में शुरुआती दौर पर, इसलिए मैंने कहा ना मैं लिखाऊंगा और शुरुआत से हम चीजों को पकड़ेंगे, ठीक है। तो ये दो चार चीजें ये आपके ध्यान में होनी चाहिए। अब आप ये लिखना चाहें तो लिख लीजिए आप। एक चिन्ह कट रहा है, मैं इसको थोड़ा सही कर देता हूं।
ये लीजिए, अब चिन्ह आपका नहीं कट रहा है। ठीक है, लिख लिया, उम्मीद करता हूं लिख लिया होगा। अब यहां पर आते हैं, जैसे जैसे कौन सा, जैसे देखिए आप लिखते हो जैसा आप लिखा आ क ख इत्यादि, ये आपके लिए ये है ध्वनि, जिसम क्या कहते हैं, ध्वनि है। अब हम बढ़ते हैं आगे, कितने प्रकार हैं, देखिए ध्वनि के प्रकार कितने हैं, ध्वनियां दो प्रकार की है, ध्वनियों के दो प्रकार हैं, ठीक से समझना इन चीजों को, ये आपके लिखने में ये लग तो बिल्कुल सरल रहे हैं। दो प्रकार है, कौन कौन सा प्रकार है, पहला प्रकार है स्वर ध्वनि, पहला प्रकार है स्वर ध्वनि, और दूसरा प्रकार है व्यंजन ध्वनि। पहला प्रकार स्वर ध्वनि है और दूसरा प्रकार है व्यंजन ध्वनि। लिखे हैं भाई ने आप, आपकी कुछ बातें ऐसी है जो अपने साथ में लिखिएगा। हम 2-4 दिन में, यानी रविवार तक मैं जूम मीटिंग के साथ में आपसे वार्तालाप करूंगा। उस समय हम जो भी आपके बिंदु है, भर्ती संबंधी जो भी आपकी दिक्कत है, वो लिख के रख लीजिएगा। सबको अवसर मिलेगा 2-3 घंटे जो भी हमारी मीटिंग चलेगी, उसमें सारी चीजें आपकी पूरी हो जाएगी। कक्षा में मैं बात चीज नहीं बता पाऊंगा, पर अलग से हम जरूर इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, जैसे 1-2 विद्यार्थियों को दिक्कत आ रही है, उम्र के अनुसार मेरी उम्र कितनी होनी चाहिए, ये सब पर, फिजिकल कितना होना चाहिए, इन सब पर चर्चा करेंगे हम। आप लिख लिया तो हम आगे बढ़े। और स्वर ध्वनि में क्या होता है, इसे देखिए आप, स्वर ध्वनि वह ध्वनि है, देखिए ऐसी ध्वनि जिसे, जिसका उच्चारण, उच्चारण यानी बोलना, बिना किसी अन्य ध्वनि के सहयोग से, सहयोग से होता है, और जिसके उच्चारण में फेफड़ों से निकलने वाली वायु, ये देखिए फेफड़ों शब्द शुद्धि का बहुत अच्छा उदाहरण है, इसको भी आप ऊपर लिख सकते हो। देखिए फेफड़ा होता है, फेफड़ा नहीं होता है। बहुत सारे विद्यार्थी क्या बोलते हैं इसको, ये देखिए फेफड़ा होता है, ऐसे मत करना फेफड़ा, ये कई बार तो फेफड़ा तो वैसे ऐसा लिखते हैं, ये फेफड़ा नहीं है। ठीक है, और ये भी देखिए फेफड़ा भी नहीं है, ये बिंदी नहीं लगा होगा आप, ये सब शुद्धि का बहुत अच्छा उदाहरण है। अब डायरी के पिछले पेज पर लिखिए या डायरी ऊपर लिखिए, मेरे अनुसार मानना है कि जो ऊपर खाली पंक्ति बची हुई है, जिसको हम हाशिया बोलते हैं, जगह आपकी डायरी बचती है ये वाली, ठीक है, यहाँ लिख दीजिए। और जो बिल्कुल प्लेन लिखते हैं, ठीक है, वे डायरी के अंतिम पेज पर लिख लें, और सब शुद्धि के बहुत अच्छे उदाहरण वहां पर आपको मिलने वाले हैं कक्षा में। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं इसको, फेफड़ा बोलते हैं। और बहुत से बनेगा तो फेफड़ों से निकलने वाली वायु, बिना किसी अवरोध के मुख से बाहर निकलती है। निकलती है, उसे स्वर ध्वनि कहते हैं।
कहते हैं। अब देखिए, अब मुझे आगे इसी परिभाषा को आगे लिखना, ठीक है, मुझे नहीं काटना पीछे, और लिख दूंगा जो है, तो यहां पर कॉमा लग जाएगा और सीधा, यानी जो के पहले हमेशा क्या आएगा, कॉमा। यदि वो वाक्य की शुरुआत में नहीं है तो, यानी बीच में है, तो हमेशा पहले क्या लाओगे, कॉमा का प्रयोग, यानी अल्पविराम का प्रयोग करोगे। जो है, जो कौन सी है, यह है आपकी स्वर ध्वनियां, अ, आ। एक बार लिख लीजिए, हम इन पर चर्चा करेंगे पूरी। ये है आपकी स्वर ध्वनियां, ठीक है। व्यंजन में क्या होगा, व्यंजन में इसका विपरीत हो जाएगा। यहां पर क्या लिखा, ऐसी ध्वनि जिसका उच्चारण, देखिए यहां लिखा हमने ऐसी ध्वनि जिसका उच्चारण बिना किसी अन्य ध्वनि के सहयोग से होता है, तो यहां पर क्या क्या हो जाएगा, ऐसी ध्वनि जिसका उच्चारण किसी अन्य ध्वनि के सहयोग से होता है, ठीक है, वह व्यंजन हो जाएगा। तो आप चाहे तो यहां पर परिभाषा लिख लीजिए, और नहीं तो फिर आप छोड़ सकते हो, आपकी मर्जी है। मैं यहां लिख देता हूं, ऐसी ध्वनि जिसका उच्चारण किसी अन्य ध्वनि, यानी स्वर, वो अन्य ध्वनि कौन सी होगी, स्वर, क्यों अन्य ध्वनि भी कह सकते हो, और अन्य ध्वनि वो स्वर होती है, अन्य ध्वनि स्वर के सहयोग से होता है, सहयोग से होता है, और जिसके उच्चारण जिसके उच्चारण में फेफड़ों से निकलने वाली वायु, वायु बिना किसी, बिना किसी अवरोध के मुख से बाहर निकलती है, स्वर है, निकलने वाली वायु किसी न किसी अवरोध से बाहर निकलती है, किसी न किसी अवरोध के बाहर निकलती है। उसे व्यंजन ध्वनि कहते हैं। व्यंजन ध्वनि कहते हैं। जो है वो देखेंगे, लेकिन आप किसी विराम चिन्ह में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, और आपकी कक्षा में किसी प्रकार नहीं होगा। अभी मैं भी थोड़ा गति धीरे रख रहा हूं, ठीक है, आपको इस कक्षा के माहौल में ढालना मुझे, क्योंकि अजीबोगरीब स्थिति होती है, कोई भी कार्य हम शुरुआत में करते हैं तो अजीबोगरीब स्थिति से हम गुजरते हैं, ठीक है, उस स्थिति से आपको बाहर निकालना है, ठीक है, और एक रास्ते पर चलना है। आपने मैंने कह दिया मुझे आप 200 घंटे दे दीजिए, ठीक है, उसके बाद परीक्षा में जाकर बैठ जाना, फिर जो चाहे करना परीक्षा हॉल में, आप चाहोगे तो भी आपको उत्तर गलत नहीं जाएगा, बस आपने समय दे दिया तो। आप लिखे इन्हें।
लिख लिया आपने? तो लिख दें गति बढ़ाना भाई। लिख लिया, आगे बढ़ूं? ठीक है, अब इसमें आगे बढ़ते हैं। और व्यंजन ध्वनि कौन सी है, इन्हें देखिए आप। याद रखना होगा, बहुत सारे विद्यार्थियों को ये नहीं पता होता है कि ये व्यंजन ध्वनियां कौन सी है और किसे किस नाम से, यानी इसकी ध्वनि का उच्चारण कैसे होता है, उसको भी हमें पढ़ना होगा। हो सकता है कि एक दो गलती आप कर दें, गलती करेंगे तो ही सुधार होगा। यहां तक आपको पढ़ाने का उद्देश्य यह है कि इससे प्रश्न आए या न आए, पर यदि आपने सही बोलना सीख लिया तो चीजें आपके पकड़ में भी आ जाएगी। यदि हम सही चीजों को बोलना ही नहीं सीखेंगे तो आगे जाकर के कुछ भी हल नहीं कर पाएंगे, संधि समास सब शुद्धि सब में जाकर अटक जाएंगे हम। ठीक है, तो यहां पर क्या स्थिति है, किसको क्या कहते हैं, ये देखते हैं। क ख लिखते हो। अच्छा, अब आपको ये लग रहा है कि इनके बीच में कोमा लगा सकते हैं? आप नहीं लगा सकते। आप कोमा क्यों नहीं लगा सकते हैं? ये जो वर्ण लिखे हैं ये अपने आप सब के सब एक स्वतंत्र शब्द के रूप में कार्य कर रहे हैं, यह ध्यान रखिएगा। क्यों? देखिए, स्वतंत्र शब्द के रूप में का मतलब क्या होता है? कोई, देखिए, कोई शब्द, कोई वर्ण, यानी कोई अक्षर, कोई शब्द, कोई वर्ण, कोई अक्षर अपने स्वतंत्र रूप में हमेशा संज्ञा होते हैं। क्या होते हैं? संज्ञा होते हैं। अब यदि आपसे पूछ ले कि वर्णमाला के जो भी वर्ण हैं, ठीक है, ठीक है, इन्हें आप जो बच्चों को सिखाते हो तो किस उद्देश्य सिखाते हो? ध्वनि के उद्देश्य सिखाते हो, पर वो अपने आप एक संज्ञा शब्द माना जाता है। ध्यान रखना, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर क लिखा है, ठीक है, ये क्या होगा? संज्ञा होगा। यदि आप पंक्ति में लिखते हैं तो हम इसको आगे पढ़ेंगे फिर ये क्या होगा। यही तो आपको मुझे पढ़ाना होगा, संधि, संज्ञा, सर्वनाम, सारी चीजें। बीच में कोमा नहीं लगाओगे। हाँ, गैप छोड़ते हैं इनके बीच में, यही अपना हम क्या करता है, अपने आप में अगला। क्यों? क्योंकि ये वाक्य के रूप में चल रहे हैं, अपना हम एक एक पद चल रहे हैं, कोमा लगने आवश्यकता आपको है ही नहीं। यदि कोमा लगाओगे तो अंतिम बीच क्या लगाना पड़ेगा आपको? और लगाना पड़ेगा। आपको व्याख्या करनी हो तो कोमा लगाना है। हम तो इनमें एक अंतर के रूप में पढ़ रहे हैं, उसकी आवश्यकता नहीं है। अब हमें ये जितने पढ़े हमें, ये जो है, इनमें शुद्ध कौन से और अशुद्ध कौन से, हमें इनको पढ़ना होगा। ये है ध्वनिया, और इन्हें हम कहते हैं मूल ध्वनिया। क्या कह रहे हैं इनको? मूल ध्वनिया कहते हैं इनको। तो यहां पर एक नोट लिखिएगा, यहां पर नोट लिखिएगा, उपयुक्त, उपयुक्त सभी ध्वनिया, सभी ध्वनिया संस्कृत से, संस्कृत से हिंदी में ली गई है। संस्कृत से हिंदी में ली गई है। ये आपको क्यों लिखवा रहा हूं? क्योंकि अभी आपको ये पता चलेगा कि ये है क्या, यहां पर चीजें संस्कृत से हिंदी में ली गई है।
क्योंकि आपके तत्सम तद्भव विदेशी सारे शब्द है, भाई तत्सम तद्भव विदेशी सारे शब्द है, तो फिर उनमें भी ये चीज आपके काम आएगी, ये वहां पर काम आएगी। यदि आपको ध्वनि की जानकारी नहीं हो और आप तत्सम तद्भव पढ़ने बैठ गए, तो मानकर चलिए कि आधा तो ज्ञान आधा तो आपने वहीं पर खत्म कर दिया उस विषय को, कि आपको बेसिक नॉलेज भी नहीं है, आधारभूत ज्ञान भी नहीं है, और उसको हम आगे पढ़ने चले गए। इसलिए मैंने आपसे पहले कहा था, शुरुआत के 5-6 घंटे आपके लिए तकलीफ दे हो सकते हैं कि यार क्या कर रहा है कक्षा में। नीचे बोर्ड पर दिख नहीं रहा है, ठीक है, मैं ये चीजें हटवा दूंगा। ठीक है, मुझे कल तक का समय दीजिए, नीचे वाली सारी चीजें आपके हट जाएगी, ये चीजें नहीं आएगी आपके। ठीक है, आज लिख दीजिए, नीचे लिखा हुआ है नोट, उपयुक्त सभी ध्वनियां संस्कृत से हिंदी में ली गई हैं, ये आपको पंक्ति लिखनी है। ये सभी ध्वनियां, एक आगे और लिखना, उसी पंक्ति में आगे लिखना, ये सभी ध्वनियां मूल ध्वनियां कहलाती हैं, मूल ध्वनियां कहलाती हैं। ध्यान रखना, ये क्या कहलाती है, मूल ध्वनियां कहलाती हैं। इनके अतिरिक्त, सुनिएगा, ये क्या कहलाती है, ये मूल ध्वनियां कहलाती है। यदि आपसे पूछ ले कि हिंदी में मूल ध्वनियां कितनी है, तो ये है। पर अब यदि ये संस्कृत से हिंदी में आई है, ये संस्कृत से हिंदी में आई है, तो ये मूल ध्वनियां कहलाती है। इनके अतिरिक्त, अब यहां पर एक अब बिंदु आपको लिखना होगा, इनके अतिरिक्त हिंदी के उद्भव, यानी 12वीं शताब्दी के आसपास हिंदी का उद्भव माना गया है, हिंदी के उद्भव से ही दो ध्वनियां और बनी है, दो ध्वनियां और बनी है, बनी है। एक यह है, मैं लिख रहा हूं इसको, एक बार देख लीजिए क्या है। इन्हें हिंदी की स्वीकृत ध्वनियां भी कहते हैं, हिंदी की स्वीकृत ध्वनियां। ये कर दीजिए, अपनी ध्वनियां कहलाती है। इन्हें मिलाकर, देखिए, इन्हें मिलाकर वर्तमान में मूल ध्वनियां 35, 11 प्लस 33 प्लस 2, कितनी है, 35 है। यहां तक आंकड़ा आपको याद रखना होगा। यदि आपने इन दो को छोड़ दिया ना, तो फिर तत्सम तत्व वाली कहानी आपको पूरी समझ में नहीं आएगी। ठीक है, इसलिए इनको पढ़ना हमारे लिए जरूरी है। तो इनकी ध्वनियों की उपयोगिता सबसे ज्यादा तत्सम तद्भव में होगी। एक बार लिख लीजिए। और अब जो कहानी है वो अब आपकी शुरू होती है। कक्षा का जो मूल जो हमारा जो है पढ़ना आज का,
और अब होगा आपका शुरू। अभी तक तो आपको केवल लिखाया था और कुछ चीजें आपको जानकारी थी और कुछ आपको जानकारी नहीं थी, पर अब जो लिखने जा रहे हैं वो हमारे लिए उपयोगी है, जिन्हें जानना अति आवश्यक है। अच्छा, एक और है, आप स्क्रीन देखिए, स्क्रीन को फुल स्क्रीन कर लीजिए, फिर आपके ये सारा दिखेंगे। आप यदि ऐसे देख रहे हो तो नहीं दिखेंगे, उसको फुल स्क्रीन कर लीजिए, फिट कर लीजिए स्क्रीन पर, यानी पुल कर लीजिए उसे, आप दिख जाएगा। एक विद्यार्थी ऐसा कह रहे हैं, इसका मतलब एक समाधान इसका मिल गया है। स्क्रीन पर डबल क्लिक करो, फिट टू स्क्रीन हो जाएगी, उसमें दिख जाएगी। ये देखो भाई, आपस में बातचीत मत करो रे, अपना समय दूसरे को मत दो, नहीं तो आप, ठीक है, एक है ना, ज्ञानी बन के मत चलो आप, एक सामान्य व्यक्ति बनकर चलो। बेवकूफ भी नहीं रहना है तो ज्ञानी भी नहीं बनना है। देखिए, कितनी होती क्या होती है ये हमारा विषय नहीं है, ठीक है। अभी हमारा विषय ये है जो मूल ध्वनियां कितनी कह रहे हैं और ये जो हमारे लिए कौन सी है, इनको पढ़ेंगे हम आगे। अरे रुको, 35 नहीं है, 11 और 33 कितने होते हैं भाई? 44 2 46। आंकड़ा यही गड़बड़ हो गया। मुझे मूल व्यंजन बतानी थी आपको और मैंने बता दी आपको। हाँ, सही 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 है, मुझे व्यंजन बतानी थी। व्यंजन मूल कितनी है? 35 है। अब स्वर तो मूल कितने हैं? 11 ही है। और 35 और 11 कितने होते हैं? 46 होते हैं, ठीक है। अब ये मूल कितनी मानी जा रही है? 46 मानी जा रही है। धनाराम जी, ये मानवीय भूल, बहुत बड़ी भूल हो जाती है ना। ये 35 व्यंजन हो जाएंगे, देखिए, 33 और 2 35 हो जाएंगे। अभी हम इनकी चर्चा कर रहे हैं, आप लिख लिया तो आगे बढ़े हम। शुद्ध ध्वनिया, ध्यान रखिएगा, कुल शुद्ध ध्वनिया, शुद्ध ध्वनिया कितनी है? इनमें से बहुत सारी ध्वनियां हैं जो शुद्ध नहीं है, 39 है, जिसका कारण है, अब ये आपके लिए जानना होगा, इससे आपका विषय काफी मजबूत होगा। अब आते हैं हम यहां पर, देखिए, पहला एक यहां पर आता है, ये स्वर लिखा है यहां पर, री। री है, ये संस्कृत से हिंदी में आई है, और केवल जो संस्कृत मूल वाले शब्द हैं जो हिंदी में चल रहे हैं उन्हीं के साथ उपयोग होती है। बाकी संस्कृत से जो आगे नए शब्द बन गए जो हिंदी में, उनके साथ उपयोग में ये नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? ठीक है, क्योंकि इसका जो मूल उच्चारण है वो पूर्णतः लुप्त हो चुका है, किसी को पता नहीं है, एक सामान्य व्यक्ति को, एक सामान्य शिक्षक को, यानी कोचिंग की दुनिया में पढ़ाने वाले किसी व्यक्ति को पता नहीं है इसका मूल उच्चारण क्या होता है, ठीक है। मेरा कहने का मतलब है, ये इसका मूल उच्चारण पूरी तरह से क्या हो चुका है? लुप्त है, यानी अज्ञात है। हम लुप्त भी नहीं कह सकते, हम अज्ञात शब्द का प्रयोग करते हैं। अज्ञात इसलिए करते हैं कि हो सकता है कि मनुष्य, देखिए, मनुष्य है, वो चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। जब वो चांद पर जा सकता है, मंगल पर जा सकता है, तो मानकर चलिए वो कुछ भी कर सकता है, चीजों को ठीक से उसे बोल भी सकता है, असंभव कुछ भी नहीं है। इसलिए हम क्या कहते हैं? अज्ञात कहते हैं। तो एक पहला है जो री, यह शुद्ध नहीं है, ये क्या है? अशुद्ध है, ठीक है, जिसका कारण है, पहला कारण है री, यह अशुद्ध है। देखिए, इसका मूल उच्चारण आपको लिखना होगा, इसका मूल उच्चारण, मूल उच्चारण अज्ञात है, अज्ञात है, हमें नहीं पता। संस्कृत के जो अभ्यासी हैं, ठीक है, वे ही इसका उच्चारण कर पाते हैं, कुछ कुछ कर पाते हैं, पूरा नहीं कर पाते हैं वे भी। यदि वे पूरा कर पाते तो हम उनकी नकल करके हम भी क्या करते हैं? उच्चारण कर लेते हैं, ठीक है।
इसका मूल उच्चारण अज्ञात है। वर्तमान में इसका उच्चारण, देखिए वर्तमान में इसका उच्चारण दो प्रकार से होता है। उच्चारण है वह दो प्रकार से होता है। पहला प्रकार कौन सा? वर्तमान में इसका उच्चारण दो प्रकार से होता है। दो प्रकार से होता है। और कैसा होता है? देखिए पहला प्रकार है जो हिंदी भाषिक क्षेत्र है। सुनना, पहला है हिंदी भाषी क्षेत्र, हिंदी भाषी क्षेत्र। और जो दूसरा है वह है हिंदी तर्क क्षेत्र। यानी इसका मतलब है कि हिंदी तर्क को हम क्या बोलते हैं? अहिंदी भाषी क्षेत्र, जिनको हम अहिंदी भाषी क्षेत्र भी कहते हैं। अहिंदी भाषी क्षेत्र भी कहते हैं। अब यहां पर एक शब्द आया है सामने, इसको सुनिएगा। शब्द हमारे सामने आया अहिंदी। जैसे ही कोई नया शब्द आएगा हम उस पर जरूर चर्चा करेंगे, क्योंकि पेपर बनाने वाला ऐसे चीजों को उठाता है। आप क्या सोच रहे हो, ये जो मार्केट में जो किताब बिक रही है यहां से पेपर बनता है? नहीं बनता यहाँ से पेपर, इसलिए हुबहू चीजें आती नहीं सामने। क्या रहता है, पेपर बनाने वाले की अलग शैली होती है, वो चीजों को पढ़ता है पूरा, ठीक है, पढ़ा, उसको पता होता है कि किस चीज को मुझे उठाना है। जैसे अहिंदी लिखा है, अ है ये संस्कृत का अव्यय उपसर्ग है। सुनना ठीक से, ये संस्कृत का उपसर्ग है जो संस्कृत शब्दों के साथ लगता है। पर ध्यान रखना, ये संस्कृत को छोड़कर हिंदी शब्दों के साथ भी लगता है। यह हिंदी शब्दों के साथ भी लगता है। जैसे चूक शब्द हिंदी है, ठीक है, ऐसा अ लगता है तो अचूक बनता है। ये हिंदी का बन गया, यहाँ पर हिंदी का बन गया। और ये जो हिंदी शब्द है ये फारसी भाषा का शब्द है। किसका है? फारसी भाषा का शब्द है। इसके साथ में लगा तो कि फारसी बन गया? नहीं। तो इसका मतलब है कि आपके सामने ऐसा प्रश्न बन जाएगा, इनमें से कौन सा उपसर्ग जो, देखिए, जो इनमें से कौन सा उपसर्ग जो अपने मूल संस्कृत के अतिरिक्त, ठीक है, हिंदी और विदेशी शब्दों के साथ भी प्रयोग होता है, ठीक है, उनका विपरीत बनाने के लिए। तो ध्यान रखना, ये अ आता है, उसमें कौन सा आता है? अ का प्रयोग करते हैं। अ के अतिरिक्त दूसरे नहीं आते हैं। हिंदी के साथ खूब आता है, विदेशी शब्दों के साथ प्रयोग करने में केवल अ आता है, बाकी दूसरा नहीं आता है। इसको ध्यान रखना। जैसे हमारे सामने ये लिखा, हम बोलते हैं अहिंदी भाषी क्षेत्र, इसका मतलब है ये अ है जो फारसी शब्द के साथ में प्रयोग हुआ है, क्योंकि ये हिंदी का शब्द नहीं है। कौन सा? हिंदी। ठीक है, तो ये भी आपके लिए अच्छा प्रश्न था, इसको ठीक से याद कर लेना। एकमात्र उपसर्ग है जो इस रूप में प्रयोग होता है। कौन सा? अ। बाकी हम पढ़ते हैं संस्कृत का, संस्कृत में संस्कृत हद से द हिंदी में आ सकता है, पर विदेशी के साथ चला गया ये बहुत अच्छी चीज है यहाँ। तो हिंदी भाषी क्षेत्र में री का उच्चारण, देखिए अब मुझे यहां पर बताना है तो मैं निर्देशन का प्रयोग कर सकता हूं। इसका उच्चारण यह होता है, ठीक है। और अहिंदी भाषी क्षेत्र में रू होता है, इसका उच्चारण होता है। किनका? तो इसका मतलब उच्चारण क्या होगा? इसको बोलते हैं र का स्वरीय रूप। र का स्वरीय रूप, इसका क्या मतलब होगा? जो वर्तमान में जो उच्चारण होता है वो होता है र का स्वरीय रूप, यानी र के साथ में, र के साथ में ई आएगा, ये र का स्वरीय रूप ही कहलाता है। यानी र का स्वर के साथ उच्चारित होता है वो कहलाता है। यह भी र के साथ में उ आने पर रू बनता है। ये बन गया। तो ये उच्चारण होता है री, ये और ये। अब हम आते हैं शब्दशुद्धि में। तो शब्दशुद्धि में आपके सामने कुछ चीजें आपके सामने आएगी। उच्चारण कैसे? जैसे ऋषि शब्द है, अब लिखा तो यही जाएगा, सुनिएगा, लिखा तो यही जाएगा। अब यदि आपको इसको हिंदी में करना हो तो हिंदी में क्या करते हैं हम? ऋषि शब्द ये प्रयोग करते हैं, ऐसे बोलते हैं। और अहिंदी भाषी क्षेत्र लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे ऋषि। क्या बोलेंगे? ऋषि। हम क्या बोलते हैं? ऋषि बोलते हैं। अहिंदी भाषी क्षेत्र कौन सा है? हिंदी भाषी क्षेत्र में, ठीक है, उत्तरी भारत के 10 राज्य आते हैं। उत्तरी भारत के केवल 10 राज्य आते हैं, ठीक है। और बाकी जो मध्य, ये दक्षिणी भारत वाले जो राज्य आते हैं, ठीक है, वे सब किस में आते हैं? अहिंदी भाषी क्षेत्र में आते हैं। जैसे गुजरात हमारा उत्तरी भारत में नहीं आता है, तो गुजरात से चीजें क्या हो जाती है? शुरू हो जाती है। हम राजस्थान से निकलते हैं यहाँ से, तो गुजरात से क्या आता है? ऋषि बोलना शुरू हो जाए। अमित शाह जी बोलते हैं, ठीक है, भारत ऋषि मुनियों की धरती, ऐसे बोलते हैं। वैसे नहीं बोलते ऋषि मुनियों की धरती है, वो नहीं बोल पाएंगी, क्योंकि उनका उच्चारण ये है। जैसे हम नहीं बोलते हैं, पर हमें तो पता है इसलिए हम बोल पाते हैं।
तो चाहे ये बोलिए चाहे ये बोलिए। अब आप कहोगे शब्द शुद्धि में सही कौन सा होगा? शब्द शुद्धि में केवल एक यही सही होगा, ये शब्द गलत हो जाएंगे। क्यों? देखिए अशुद्ध हो जाएंगे, ये कैसे हो जाएंगे? अशुद्ध। बोले ये जाते हैं पर लिखित रूप में ये अशुद्ध हैं। सुनिएगा, मौखिक में यही बोले जाते हैं पर लिखित में केवल एक ही सही है, ये सही नहीं है। यही इसका उपयोग है, किसका? री का। कि इसकी उपयोगिता बतानी पड़ती है हमें कि संस्कृत का है तो हमें उसको रखना होगा। हाँ, अब यदि आप तत्सम तदुम पूछ ले तो इसका तत्सम उच्चारण ये है, पर यह इसका तदुम उच्चारण नहीं है, क्योंकि ये से अभी यहां पर बोला जा रहा है। ठीक है, लिखते हैं इसको ऐसे, ऐसे नहीं लिखोगे, इसलिए इसको क्या कर दिया हमने? गड़बड़ कर दिया पूर्ति से। यदि आप इसको ऐसे लिखते ऋषि, तो हम क्या करते? इसको सही मान लेते तद्भव रूप में। तो क्या इसका तद्भव कोई है? नहीं माना जाएगा। इसका उच्चारण अशुद्ध रूप में चल रहा है पर तद्भव रूप में नहीं हुआ है। तद्भव रूप में होता तो इसका लपड़ा क्या होता है? खत्म हो जाता है। तो ये भी आपके लिए ध्यान रखना है, कोई चिंता आप इसमें नहीं करनी है। तो ये अशुद्ध है और इसका तद्भव भी नहीं है। तद्भव क्यों नहीं है? ये तद्भव कहानी अब आगे शुरू होने वाली है। तो पहला स्वर कौन सा था? री, जो अशुद्ध रूप में बोला जाता है। अब आते हैं दूसरा स्वर कौन? दूसरा स्वर सारे फिर शुद्ध में है। फिर किस में? शुद्ध में है। फिर किस में बताइए? शुद्ध में आते हैं। और किसको क्या बोलते हैं? ये कहानी हमारी नहीं है। अब आते हैं हमारी कहानी यहां पर, क्योंकि हमारे तत्सम तद्भव में बहुत सारी दिक्कत हो सकती है। कैसे? यदि किसी विद्यार्थी ने सोच लिया कैसे री, इसमें री बदल लिया ना, ये हो गया उच्चारण तद्भव। ये तद्भव नहीं है, असंगत विकल्प में कभी आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि तद्भव शब्दों में कभी इसका प्रयोग नहीं होता है। इसका प्रयोग कभी नहीं होता है। तो जैसे आप ऋषि बोलते हो, इस का उच्चारण आ रहा है साथ में, दूसरा नहीं। फिर आते हैं हम यहां पर, तो यह आता है क वर्ग का पंचम। यहां पर कहानी क्या है? यदि आपने ठीक से नहीं पढ़ा तो संधि में आपको बहुत दिक्कत होने वाली। किसमें? इसमें। कैसे होगी? जैसे एक उदाहरण पढ़ लेते हैं, होगी कैसे। एक शब्द होगा, मान लीजिए ये लिखा हुआ है शब्द सट, और दूसरा क्या लिखा हुआ है? यंत्र। और हम क्या करेंगे? इसको हम जैसे ही इसको जोड़ेंगे, ये क्या बनेगा? सुनिएगा, ये बनेगा षड्यंत्र। और आपने क्या कर दिया गलती से भी? ये कर दिया आपने षड्यंत्र। ठीक है, उस समय चीजें जब आपको पता ही नहीं होगी तो आपके लिए बिगड़ जाएगी चीजें। इसलिए इन चीजों को जानना जरूरी है। थोड़ा कॉमन सेंस भी रखेंगे परीक्षा में तो इन चीजों को क्या कर सकते हैं? हल कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं? हल कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो अभी हम लेते हैं ये है क्या। तो ये जो क वर्ग का पंचम है, इसमें ध्यान रखना बिंदी यहां पर आती है। कहां आती है? ठीक इसके आगे बिंदी आती है। कहां आएगी? इसके आगे बिंदी आएगी। एक ऐसा वर्ण भी है और एक ऐसा भी है। ऐसे वर्ण तीन तरह के हैं हमारे पास में। इसको हम क्या बोलते हैं? देखिए ये जो है ये क वर्ग का पांचवा है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो ये क वर्ग का पांचवा है। ये ट वर्ग का तीसरा है, ट ठ ड। तो ये ट और तीसरा है। और ये सुनिए, ये हिंदी की जो स्वीकृत ध्वनि है, सुनिएगा, ये हिंदी की स्वीकृत ध्वनि है जो संस्कृत में नहीं थी, हिंदी में ही केवल बनी है। ठीक है, इसी से बिगड़कर बनी है, यानी इसी से बिगड़कर बनी है ये। तो इसका तो हो गया उच्चारण ड, इसका हो गया ड। देखिए ड ड ड ड, पर इसको क्या बोलते हैं? इसका उच्चारण भी हमारे पास पूरी तरह से लुप्त हो चुका है। आप ये नहीं कह सकते हो क ख घ घ ड़, ये ड़ नहीं आएगा यहां पर। तो फिर यहां पर क्या आएगा? क्योंकि इसका उच्चारण पूरी तरह से लुप्त हो चुका है। क्या हो चुका है? लुप्त हो चुका है। तो बच्चों कैसे पढ़ाते हैं? क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी, ड़ यानी खाली बोलते हैं हम। खाली बोलते हैं मतलब आपके पास इसकी ध्वनि है नहीं, पूरी तरह से क्या हो गई है? लुप्त हो गई है। बोलते हैं ड़ यानी खाली, अरे ड़ तो पूरी तरह से क्या हो गया? गड़बड़, क्योंकि ड़ में नीचे आती है बिंदी और इसमें बिंदी कहाँ है? इसके ठीक बाद में है। ठीक है, अब इसका उच्चारण क्या है? इसको लेते हैं हम यहां पर। तो अगला हमारा बिंदु है जो है क वर्ग का पंचम। क वर्ग का पंचम है। इसका उच्चारण क्या है भाई? उच्चारण, ठीक है, मूल उच्चारण, मूल उच्चारण अज्ञात है। मूल उच्चारण अज्ञात है। वर्तमान में देखिए, वर्तमान में इसको आप ऐसे लिख सकते हो। सुनिएगा, इसको अंग कह सकते हैं हम। क्या कह सकते हैं? अंग उच्चारण इसका कर सकते हैं, अंग उच्चारण कर सकते हैं इसका आप। सुनिएगा, आप ऐसे भी उच्चारण कर सकते हैं इसका। कौन सा? अंग, ये भी कर सकते हैं, और या फिर इसका अंग भी कर सकते हैं, अंग। तो ये उच्चारण भी इसका हो जाएगा।
जो भी होगा जैसे भी होगा, क्योंकि किसी के पास इसका उच्चारण है नहीं, किसका, इसका लुप्त है। पर कम से कम इसको ड़ तो मत बोलिए आप, इसको ड़ तो मत बोलिए, अंग होता है, होता है, यानी किसके सिवा, अ, देखिए होना कंठीय चाहिए। हम बोलते हैं क वर्ग को पूरा कंठीय बोलते हैं, कभी आपने पढ़ा होगा तो क ख ग ग अंग, ये कंठीय में आते हैं, ठीक है। पर आप ड़ बोलते हो, ड़ में जीभ का, देखिए कंठीय में ड़ में जीभ का अग्रभाग दांतों के पीछे उबड़ खाबड़ जगह है, ठीक है, मूर्धन है, उनको छू रहा है, नहीं मूर्धन नहीं, उबड़ खाबड़ जगह है, ठीक है, उनको छू रहा है, ठीक है, ड़ ड़ ऐसे बोल रहे हैं। तो फिर क वर्ग में ड़ कैसा आ गया, क ख ग घ, ठीक है, जीभ कहीं छुई नहीं है, क ख ग घ, जीभ कहीं छूती नहीं है, ठीक है, पर कंठ का उपयोग होता है इसमें। पर जैसे ड़ बोलोगे जीभ का अग्र ऊपर जाकर छुएगा, मतलब मूर्धन उच्चारण बन जाएगा। तो फिर क वर्ग मूर्धन कैसा आ गया, पहली बात ये गड़बड़ हो गया ना यहाँ पर, तो यहाँ पर नहीं है, तो इसको क्या बोलते हैं, अंग बोलते हैं, ठीक है। इस संधि में बहुत ज्यादा काम आने वाला है, ठीक है, ड़ उच्चारण नहीं होता है, ठीक है, और वो कभी आपको करना भी नहीं है। दो हो गए आपके ये। अब आते हैं तीसरे वर्ण में, तीसरा कौन सा है, तो तीसरा यहां पर च वर्ग में आते हैं। तो च वर्ग का जो पांचवा है, ये भी आपका अशुद्ध उच्चारण है इसका भी। इसे क्या बोलते हैं, च छ झ झ, और इसको क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं, यानी च से चम्मच, छ से छतरी, झ से जहाज, ज से झंडा, ये यानी खाली बोलते हैं। खाली इसका मतलब इसका उच्चारण है नहीं, पूरी तरह से क्या हो गया, लुप्त हो गया। तो फिर अब इसको बोलते कैसे हैं, क्योंकि ये किसी अन्य ध्वनि की सहायता ले रहा है, अन्य ध्वनि के उच्चारण में आ रहा है। तो च वर्ग का पंचम है, इसका उच्चारण भी नहीं होता है। मूल उच्चारण तो इसका अज्ञात है, मूल उच्चारण अज्ञात है, मूल उच्चारण अज्ञात है। वर्तमान में, वर्तमान में यह का अनुनासिक यह होता है, क्या होता है, यह होता है। यह का मतलब है, ये जो लिखा ना यह, इसको बोलते हैं यह का अनुनासिक। अनुनासिक का मतलब होता है कि ऊपर क्या लगा होना चाहिए, चंद्र बिंदु लगा होना चाहिए। सुनिएगा, ऊपर बिंदी होती है तो उसको बोलते हैं नासिकीय उच्चारण। ये भी आपके लिए एक जानकारी है, ये सुन लेना। ऊपर बिंदी होती है उसको बोलते हैं नासिकीय उच्चारण, और जो ऊपर चंद्रबिंदु होता है उसको बोलते हैं अनुनासिक उच्चारण। क्या बोलते हैं, अनुनासिक उच्चारण बोलते हैं। तो इसका उच्चारण यह का अनुनासिक होता है, न कि देखिए जो हमने बोलते हैं ना च वर्ग के अनुसार, वो पूरी तरह से लुप्त हो चुका, उसका उच्चारण ज्ञात नहीं है। तो ये भी हमारे काम की चीज है। अब क्या होता है, इनसे कभी किसी शब्द की शुरुआत नहीं होती है, इन दोनों से किसी शब्द की शुरुआत नहीं होती है, और न ही इन दोनों से किसी शब्द का अंत होता है। सुनिएगा, हिंदी पढ़ रहे हैं हम, इनसे न तो किसी शब्द की शुरुआत होती है और न ही किसी शब्द का अंत होता है, ठीक है। तो इसके अलावा ये तो हो गए आपके तीन। अब आते हैं, नहीं कितने हो गए, तीन हो गए, हाँ। अब इसके बाद में एक आगे बढ़ते हैं आगे, और तो आता ट वर्ग का पांचवा कौन सा, ऋण। अब इसकी क्या कहानी है, यह भी अशुद्ध है, मतलब इसका उच्चारण हमारे पास में नहीं है। क्या बोलते हैं, ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, ड से डमरू, ढ से ढक्कन, न यानी खाली खाली, इसका मतलब है इसका उच्चारण आपके पास में नहीं है। तो नहीं है तो बच्चे को क्या बोलते हैं इसका, तो बच्चे को क्या बोलाना चाहिए, इसके बारे में आते हैं हम। और यहां देखिए आप, तो हम आते हैं यहां पर ऋण में। तो इसका उच्चारण क्या हो गया, मूल उच्चारण अज्ञात है, मूल उच्चारण अज्ञात है। वर्तमान में इसका उच्चारण, वर्तमान में इसका उच्चारण वर्तमान में इसका उच्चारण देखिए, ये जो ड़ है, ड़ का अनुनासिक होता है ण, इसको बोलते हैं ड़ होता है, यानी ये उच्चारण होता है वर्तमान में, ठीक है। यानी ये क्या लिखा हुआ है, ड लिखा हुआ है। अब सुनना इसको, अब कितने सारे उच्चारण बनेंगे ये आपके लिए जानना जरूरी है। पहला उच्चारण कौन सा है, इसको हम क्या कह रहे हैं, अंग कह रहे हैं इसका उच्चारण,
क्या गया, अंग आ गया। ठीक, इसका उच्चारण इसके बाद में ये आता है, क्या होता है, ड होता है, क्या होता है, ड। इसका उच्चारण होता है ड़, क्या होता है, ड़। अब एक उच्चारण और है, कौन सा, यह वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, ण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ण। तो अंग उच्चारण है नहीं, ड ड़, दो का ये जो उच्चारण आया है ये इसका उच्चारण है, इसका उच्चारण हमारे पास नहीं है, तो इसके उच्चारण में इसका प्रयोग कर रहे हैं हम, ऋण, क्या कर रहे हैं, ऋण बोलते हैं, ट ट ड ड ण, ट ट ड ड ण। तो ऋण में ऋ ऋ पर लगेगा चंद्र बिंदु, उच्चारण आएगा ऋण, यानी जीभ का अग्रभाग मुर्दा को छुएगा भी और वायु नाक और मुख दोनों से बराबर निकलेगी, यानी क्या, वायु नाक से भी निकलेगी और मुख से भी निकलेगी और जीभ का अग्रभाग मूर्धन को भी छुएगा, यानी ऋण आएगा। तो इस तरह से इन चारों का उच्चारण हमें करना होता है भिन्न भिन्न तरीके से, ये अलग हैं सबके सब, हो गए। इसके बाद में एक और आते हैं यहां पर, जिसका उच्चारण भी क्या है, अशुद्ध है, और वो है आपका ये स। अब एक बात सुनना, यहां पर कोई शब्द तत्सम नहीं, तद्भव नहीं होगा जिसमें इसका उच्चारण हो ये आएगा। यदि ऐसा आपको मिल जाए, सीधा क्या कर दे आप, उसे तत्सम कर दीजिए, संस्कृत कर दीजिए, बाकी दूसरा सोचना भी नहीं आपको। क्यों, क्योंकि इसका उच्चारण संस्कृत तक ही सीमित है, वर्तमान में इसका उच्चारण हम कर नहीं पाते हैं। इसके उच्चारण में यही ध्वनि आती है स, क्या आती है, स। आपने सुना होगा, देखिए एस एच एस और ह, इसका मतलब है इन दोनों का उच्चारण क्या है, समान है, भिन्न नहीं है। भिन्न इसका उच्चारण है, किसका है, इसका उच्चारण है। यदि एस एच एस दो है, यदि भिन्न होता तो हम यहां पर कुछ ना कुछ और लिखते हैं, यहां पर नहीं लिखते, ठीक। तो फिर हम इसका उच्चारण क्या करते हैं, इसका उच्चारण हमारे पास में है नहीं, शुद्ध रूप में नहीं है। कुछ कहते हैं ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, वो केवल बोलते हैं, जब खुद बोलते हैं ना फरदार, फिर नहीं कर पाते, कोई नहीं कर पाते हैं, ठीक। तो यहां पर आते हैं, अंतिम जो हमारा वर्ण है वो है ये स। मूल उच्चारण अज्ञात है, मूल उच्चारण अज्ञात है, और वर्तमान में स होता है, ठीक है। ये तो होता है स, और ये तद्भव में आओगे, सुनेगा तद्भव में, तो फिर उच्चारण हो जाएगा स, यह वाला, क्या बनेगा, ये बनेगा। कैसे बनेगा, जैसे आपने ये मान लिखा कृष्ण, सुनेगा कृष्ण, तो क्या बन जाएगा, किसान बन जाएगा। इसका मतलब है ये जो लिखा था ना आपने ये स, ये सीधा क्या बन जाएगा, तद्भव में ये बन जाएगा, अपना आप क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। क्यों, ये ऐसा मिलते ही शब्द क्या बन जाएगा, संस्कृत बन जाएगा, तत्सम बन जाएगा। हम उसके बारे में ठीक से पहचान सकते हैं, किसको, तत्सम धातु को। तो ये जो ध्वनि वाली जो कक्षा है, ये आपके लिए उपयोगी होगी हर विषय पर आगे, संधि में भी होगी। क्यों, क्योंकि संधि में, ठीक है, संधि में ये हमारे काम आएगा, नीचे बिंदी वाला काम नहीं आएगा। अब दो ध्वनियां ऐसी है जो हिंदी की अपनी ध्वनियां, कौन सी, ये वाली, संस्कृत में थी नहीं, तो इन दोनों का प्रयोग कभी संस्कृत में संधि में नहीं होगा, कभी संधि में नहीं आएगा ये। तो ये भी आपके लिए क्या है, एक जानकारी है जो आपको रखनी होगी, ये आपके लिए फायदेमंद होगी, ठीक है विद्यार्थियों। तो ये आज का हमारा विषय था, कौन सा, वर्णमाला में हम क्या पढ़ रहे थे, वर्ण और वर्णमाला में हमने ध्वनि को पढ़ा आज। ध्वनि कितने प्रकार की है, दो प्रकार की है, जिसे मुख से बोलते हैं वो ध्वनि है, और कितने प्रकार की है, दो प्रकार की है। अब बोलते कैसे हैं, जैसे देखिए मान लीजिए इसने लिखा है कि ऐसी ध्वनि जिसका उच्चारण बिना किसी अन्य ध्वनि के सहयोग से होता है, और जिसके उच्चारण में फेफड़ों से निकलने वाली वायु बिना किसी अवरोध के बाहर निकलती है। जैसे जैसे देखिए अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। जीभ कहीं स्पष्ट नहीं होती है, पर जैसी री बोलोगे आप, री, देखिए री, तो जीभ टकराती है कहां पर, ऊपर मूर्धन को, इसलिए ये अशुद्ध है। इसलिए क्या हो गई, अशुद्ध हो गई। एक और है स्वर की पहचान करने का तरीका। स्वर का उच्चारण जब आप करते हैं तो शुरू से लेकर अंत तक ध्वनि वही रहती है। कैसे, यदि आपको बोलना है अ, लंबा खींचोगे तो शुरू से अंत ध्वनि किसकी आएगी, अ की आएगी, किसकी आएगी, अ की आएगी, इसलिए ये शुद्ध है। और व्यंजन का जैसे आप उच्चारण करोगे, क्योंकि ये कह रहा है कि स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, अन्य ध्वनि की सहायता से बोले जाते हैं, और रुकावट उत्पन्न
होती है, रुकावट उत्पन्न होती है। कैसे होती है? जैसा सुना, जैसे बोलते हैं क, ये व्यंजन है क, इसका जैसे ही बोलोगे शुरुआत तो होगा व्यंजन से, अंत होगा स्वर से, यानी क अ क अ क, यानी जैसे बोलोगे तो एक पहचान करने का तरीका ये भी है। री का बोलोगे र धन ई, ऐसे बोलते हैं री ई, अंत धुन किसकी आ रही है? ई की, तो फिर ई हो गई वो तो री कहां से हुई? तो ये अशुभ जाएगी, यानी र का यानी व्यंजन के जैसा उसका व्यंजन की तरह उसका उच्चारण होता है, इसलिए ये शुद्ध नहीं है। ठीक है, जैसे क बोलते हैं क, क पहले है बाद में अ आएगा। र बोलोगे र, पहले र है बाद में अ है। और स्वर बोलेंगे शुरू से लेकर अंत तक स्वर की ध्वनि निकलती है। तो ये था हमारा ध्वनियों का एक सामान्य परिचय कि किसको किस तरह से लिखते हैं, कौन सी शुद्ध है और किसको कैसे बोला जाता है। तो क वर्ग के पंचमों क्या बोलते हैं? अंग बोलते हैं। क ख ग ग अंग, च छ ज ज य, ट ठ ड ड ण। बाकी जो बोलते हो सही बोलिए, और तीनों स में आते हैं तो वही हमारा ठीक है चिर परिचित तरीका बचपन वाला स स स, इसमें हमारा काम चल जाता है, पर ऊपर वाला में तीनों में काम नहीं चलेगा। तो चलिए विद्यार्थियों, आज हमारी ये कक्षा थी। आप पढ़ते रहे, मस्त रहे, खुश रहे। कल फिर मिलते हैं ठीक 7 बजे। शुभ रात्रि।